नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। 17 मई 2023 है आज, और आज का ही न्यूज़पेपर है ये, और इसको डिस्कस करते हैं। आज दिन में हम लोग GS2 का जो पेपर हो रहा है आज, उसको भी डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर डेली पढ़िए और एक मंथली मैगजीन पढ़िए कम से कम। कोई सा भी पढ़ सकते हैं, क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं, विजन पढ़ सकते हैं, कोई सा भी एक पढ़ सकते हैं। विजन थोड़ा सा देर आता है हिंदी का मैगजीन, जैसे अगर मैं बात करूँ मई में आपको मार्च और अप्रैल का भी मुश्किल से, अप्रैल का तो मुश्किल से ही मिलता है, मई में भी मैगजीन है, तो ये दिक्कत थोड़ी सी आती है विजन को लेकर। बाकी क्रॉनिकल तो हर मंथ आता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई भी एक मैगजीन और डेली न्यूज़पेपर, इसी से आपका करंट तैयार हो जाएगा। पीटी के लिए भी 60% से ज़्यादा 70% तैयार हो जाएगा, पीटी के लिए भी, और मेंस के लिए तो 100% आपका तैयार हो जाएगा। पीटी के लिए बाद में फिर हम लोग MCQ लगाएंगे करंट अफेयर का, और टेस्ट सीरीज वगैरह करते हैं, तो वहाँ से आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाता है। इससे यही सही रणनीति होती है। बाकी GS2 का अगर पेपर हो जाएगा तो उसके बाद और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कैसे क्या पढ़ना चाहिए। दैनिक जागरण पेपर है ये। शुरू करते हैं कि क्या है। भर्तियों में खत्म भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, मोदी, ये सब अपने काम का न्यूज़ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में हुआ क्या था ना, कल से 9 साल पहले, 9 वर्ष हो गए हैं कल, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ लिया था। पहली बार प्रधानमंत्री के पद पर बैठे थे, वो 9 साल हो गए हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में उनका थोड़ा सा भाषणबाजी चल रहा था। दूसरा जो न्यूज़ है आज का इम्पोर्टेंट, वो क्या है कि EWS आरक्षण का जो पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है ना, उस पर दूसरी बार फैसला दिया है और बोला है कि EWS आरक्षण जो है ये जायज़ है। जो हमारा संविधान था उसमें मूल रूप से आर्थिक आरक्षण की बात नहीं की गई थी। 2019 में, कब 2019 में, मैं अगर गलत नहीं हुआ 2019 ही है, 2018 के अंत है, 2019 में मोदी सरकार ने EWS आरक्षण को इंट्रोड्यूस किया था, और संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन के द्वारा EWS आरक्षण, जो किस पर आधारित आरक्षण है, जाति पर आधारित आरक्षण था हमारे संविधान में, लेकिन इसको इन्होंने आर्थिक स्थिति पर आधारित आरक्षण पहली बार संविधान संशोधन करके शामिल किया था कि समाज में जो 10% जो जनरल वर्ग हैं, जो आरक्षण की सीमा में नहीं आते हैं, उनमें जो गरीब तबके हैं जिनकी इनकम कुछ है, उसको आज उनका घर इतना बड़ा है, शहर के क्षेत्र में इतना बड़ा घर होना चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, तो उन लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान दिया गया था। बहुत सारे राज्यों में भी अब दे दिया गया है। तो 50% का जो मामला था वो अब उल्लंघन हो गया है, 60% का आरक्षण है अभी वर्तमान में भारत में। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इसी पर संविधान पर सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डाली गई थी कि क्या EWS आरक्षण जायज़ है या नाजायज़ है, क्या यह मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, क्या यह हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। तो इन सब पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, EWS आरक्षण जो है ये जायज़ है, समय के परिस्थिति के हिसाब से लिया गया फैसला है, और इसको पूरी जायज़ ठहरा दिया। तो यही EWS आरक्षण की समीक्षा की गई है। अब इसमें हमसे क्या पूछ सकता है कि कौन सा संशोधन था ये? 103वां संशोधन था ये EWS। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, 103वें संशोधन को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट में करीब 1 दर्जन से अधिक याचिकाएं इस पर लगाई गई थी, जिस पर उन्होंने बोला कि ये ठीक है, इसमें कोई ऐसा गलत नहीं है। क्या कहा है कि 7 नवंबर 2022 को जस्टिस माहेश्वरी ने EWS आरक्षण को संविधान सम्मत घोषित करते हुए EWS आरक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना और उस आरक्षण से SC ST OBC को बाहर रखने से संविधान के मूल ढांचे का कोई उल्लंघन नहीं होता है, यह संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जस्टिस माहेश्वरी ने यह भी कहा कि आरक्षण के 50% अधिकतम सीमा का उल्लंघन होने के आधार पर भी इस आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 50% की सीमा गैर लचीली नहीं थी। उन्होंने बोला कि 50% की जो हमने सीमा खींची थी, किस विवाद में, उस केस का क्या नाम है? उस केस का नाम है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वर्सेज भारत संघ, यही मामला था। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, 1992 का मामला है, जब पहली बार OBC आरक्षण को इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था बहुत सारे लोगों का, और बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी, आत्मदाह कर लिया था लोगों ने आरक्षण के कारण। तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि किसी भी परिस्थिति में 50% के आरक्षण की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि यह 50% की आरक्षण सीमा दे, ये कोई लक्ष्मण रेखा नहीं थी। अगर जाति का आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर इसका उल्लंघन किया गया है तो ठीक है, सोशल जस्टिस मायने रखता है, और संविधान का मूल ढांचा का भी उल्लंघन नहीं है ये। तो ये पूरा क्लियर हो गया होगा। सोशल जस्टिस मैंने एक शब्द यूज़ किया है, क्या मैंने यूज़ किया है? सोशल जस्टिस। अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो सामाजिक न्याय उसमें
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के तहत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जो तर्कपूर्वक विभेद कर सकता है ना हमारी सरकार या सुप्रीम कोर्ट, उसी को सामाजिक न्याय कहते हैं। तर्कपूर्वक विभेद का मतलब गरीब लोगों को मुहैया करवा सकता है कुछ खास सुविधाएं, अन्न उपलब्ध करवा सकता है आपके टैक्स के पैसे से, उनको दवाएं फ्री में उपलब्ध करवा सकते हैं। ये सब सामाजिक न्याय में आती हैं। समाज के गरीब तबकों, कमज़ोर तबकों या समाज के जो गरीब कमज़ोर वर्ग होते हैं उनको कुछ विशेष तरह की सुविधा जो उपलब्ध करवाई जाती है, चाहे वो सामाजिक स्तर की सुविधा हो, चाहे वो आर्थिक स्तर की सुविधा हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर की सुविधा हो, तो ये क्या कहलाता है? ये सोशल जस्टिस का उदाहरण होता है। सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ, पॉलिटी में इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। सोशल जस्टिस का उदाहरण होता है ये। जैसे मान लीजिए महिला वर्ग हैं, उनको अगर आरक्षण दिया जाता है लोकल लेवल पर, तो महिलाओं की जो राजनीतिक प्रतिभागिता है वो तो बहुत ही कम था। कि सोशल जस्टिस का उदाहरण होता है महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना, या EWS को आरक्षण देना, या SC/ST वर्ग को आरक्षण देना, या OBC को आरक्षण देना। ये किसका उदाहरण होता है? सोशल जस्टिस का उदाहरण होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का आपका। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। EWS आरक्षण हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें से आपका सवाल पूछा जा सकता है पॉलिटी में, GS2 में भी शायद पूछा जाए, आज ही पूछा जाए या आने वाले समय में ज़रूर पूछा जाएगा इसका। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ अपने काम का क्या है? अगला न्यूज़ ये है कि इसको आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इंटरनेट का क्या ख़राब प्रभाव पड़ा है, या इंटरनेट के पक्ष और विपक्ष में जब आपसे सवाल पूछा जाएगा मेंस में, मान लीजिए पेपर 1 में, पेपर 2 में, करंट अफेयर में मान लीजिए पूछ लिया, या पेपर 2 में पूछ लिया साइंस एंड टेक में, या आपसे लेख में, निबंध में ये पूछ लिया कि इंटरनेट समाज के लिए अच्छा या बुरा, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो होता है वो धीरे धीरे समाज में बढ़ रहा है। बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री का प्रसार 3 गुना बढ़ गया है। किस तरह की मानसिकता होगी पता नहीं। तो ये NCRB बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उस मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि भारत में इंटरनेट मीडिया पर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री का प्रसार 250 से 300% तक बढ़ गया है। 2.5 से 3 गुना बढ़ गया है। आयोग ने इस संबंध में केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी करके और इंटरनेट मीडिया में इस तरह के खतरे को रोकने के लिए कदम उठाने को बोला है। जो मानवाधिकार आयोग होता है इसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं। ये किसी को नोटिस जारी करके कुछ आदेश पारित कर सकता है, किसी से कुछ पूछने के लिए समन जारी करके बुला सकता है, जेलों का निरीक्षण कर सकता है, किसी भी केस से जुड़ी हुई फाइल मांग सकता है कि हमें जांच करना है इसका कि इसमें मानवाधिकार का तो उल्लंघन नहीं हो रहा है। ये सब राइट किसके पास होता है? मानवाधिकार आयोग के पास होता है। क्या मानवाधिकार आयोग संवैधानिक आयोग है? नहीं, वो एक वैधानिक आयोग है जिसकी स्थापना एक्ट बनाकर किया गया था। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो इस एग्जाम्पल को आप अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। इतना डेटा मायने नहीं रखता, लेकिन आप बस बता सकते हैं कि हाल के दिनों में आई रिपोर्ट में ये पता चला कि बच्चों से जुड़ी जो सामग्री है अश्लील, उसमें 2.5 से 3 गुने की बढ़ोतरी देखी गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसका स्वतः संज्ञान लिया था। इस चीज़ का भी आप जिक्र कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप कहाँ पर जिक्र करेंगे? अपने GS1 GS2 ऐसे निबंध में एग्जाम्पल के तौर पर या उदाहरण देने के लिए आप इसको उपयोग कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, ये कहाँ पर है? तो ये नासिक में है। बस अपने लिए यही मायने रखता है। BPSC में तो कम से कम यही पूछेगा और आपसे कुछ खास नहीं पूछेगा। शिव जी के मंदिर है। और जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिसकी स्थापना शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया था। देश के अलग अलग हिस्सों में 12 अलग अलग ज्योतिर्लिंग हैं जिसको हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। और 4 मठों की स्थापना भी शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया था। 4 मठ कौन कौन से हैं? एक है आपका उत्तराखंड में, ज्योतिर्मठ हो गया उत्तराखंड में। द्वारका मठ कहाँ पर हो गया? गुजरात में। उसके बाद से श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में हो गया। और गोवर्धन मठ कहाँ पर हो गया? ये आपका पुरी में हो गया। ये 4 प्रमुख मठों की भी स्थापना की थी उन्होंने। बौद्ध धर्म को कमज़ोर करने के लिए, हिंदू धर्म का पुनः उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। इसको किस से जोड़ा जाता है? अपने कल्चर में। अपने कल्चर में इसको जोड़ा जाता है सांस्कृतिक एकीकरण। भारत का, अपने देश का सांस्कृतिक एकीकरण किया था उन्होंने। लोगों को एहसास दिलाया था कि ये जो पवित्र भूमि है भारत, ये एक ही है, सांस्कृतिक रूप से एक ही है, राजनीतिक रूप से तो एक होना ही चाहिए। तो सांस्कृतिक एकीकरण, सामाजिक एकीकरण जरूरी होता है राजनीतिक एकीकरण के लिए। इसी का काम किया था कि इन्होंने, शंकराचार्य जी ने। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था। केरल में 750 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था शंकराचार्य जी का। और शंकराचार्य जी के दर्शन का क्या नाम है? इनके दर्शन का नाम है अद्वैतवाद। अद्वैत मतलब जो ब्रह्म है, ब्रह्म जिनको ईश्वर भी कई लोग बोलते हैं, ब्रह्म है और जीव हैं,
ये एक ही हैं। ये ब्रह्म के ही कण हैं जो हर जीव में निवास करते हैं। इसको सामान्य भाषा में बोला जाता है कि आत्मा और परमात्मा जो है एक ही हैं। परमात्मा का ही एक अंश होता है जो हर जीव में निवास करता है, वही एकमात्र सत्य होते हैं। ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, ये किनका है? तो ये शंकराचार्य जी का था। ओके, आगे बढ़ें। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बारे में पता चल गया। सांस्कृतिक एकीकरण भी मैंने आपको समझाया है और उसको आप यूज करते हैं अपने आंसर राइटिंग में, निबंध लेखन में, इन चीज़ों का। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ है कि दिल्ली में कल धूल भरी आंधी चलती है दिल्ली में मई महीने में। कौन से महीने में? मई महीने में चलती है। अप्रैल लास्ट और मई की शुरुआत, जून से पहले ये धूल भरी आंधी चलती है। ये धूल दरअसल में आती कहाँ से है? तो अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे, यहाँ पर दिल्ली है, तो ये पूरा राजस्थान और गुजरात के इलाकों से धूल जो आती है वो उड़ कर आती है। कहाँ पर? गुजरात, राजस्थान मुख्यतः कहाँ पर आती है? दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्रों में आती है। इसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, हम उसी पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे हम लोग? मुख्य रूप से प्रोजेक्ट पर बात करेंगे। क्या प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? तो एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा कि ये जैसे दिल्ली है ना, तो गुजरात से लेकर और पूरा ऊपर राजस्थान को घेरते हुए ग्रीन वॉल बनाने की चर्चा की जा रही है। जिस ग्रीन वॉल में क्या होगा? इस ग्रीन वॉल में बहुत सारे पेड़ लगाए जाएंगे और ये पेड़ क्या करेंगे? जब गुजरात और राजस्थान की तरफ से धूल भरी आंधी चलेगी तो उन धूलों को रोकेगा, जिससे दिल्ली और उसके आसपास के इलाके जो हैं ये धूल भरी आंधी से परेशान नहीं होंगे। विजिबिलिटी इतनी लो हो जाती है दिल्ली में कि वायुयान तक का उड़ना मुश्किल हो जाता है इस धूल भरी आंधी के कारण। रेत होता है दरअसल ये, और बहुत ही बड़ी मात्रा में आते हैं, बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है, इतनी बड़ी मात्रा में आते हैं ये। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। बाकी अपने लिए इसी में और कोई काम के नहीं है। और इससे कौन सा पॉल्यूशन होता है? एयर पॉल्यूशन में कौन सा? PM10, पार्टिकुलेट मैटर 10, इसका पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है धूल भरी आंधी के कारण। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। मंगलवार में ये चली थी, मंगलवार को। और ये कहाँ से आती है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, राजस्थान के थार का भी बताया जा रहा है। राजस्थान के थार के इलाकों से उड़ कर आती है ये दिल्ली में इस समय। ओके, इसमें यही अपने काम का था और तो इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं क्या है अपने लिए। एक तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत सारे निवेशकों से मिले हैं, बड़े बड़े कंपनियों के CEO से मिले हैं। वो CEO क्या करेंगे? भारत में निवेश करेंगे और इससे अपना निवेश बढ़ेगा। इसमें अपने काम की कुछ है नहीं, इससे नहीं पूछेगा। प्रधानमंत्री जी कल मैंने बताया था कि कहाँ पर जा रहे हैं, पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर कर जा रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी का कैपिटल क्या है? कल मैं बता चुका हूँ, कमेंट करके बताइए कहाँ पर क्या है। ऑस्ट्रेलिया की भी यात्रा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? क्वाड की बैठक है। क्वाड की बैठक है ऑस्ट्रेलिया किस शहर में? ये कल मैं बता चुका हूँ। एक चीज़ हिंट देता हूँ कि वो मैच बड़े होते हैं वहाँ पर, क्रिकेट के मैच, और बहुत ही फेमस मैदान है वहाँ का। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं क्वाड की बैठक के लिए। उसके अलावा जापान भी जाएंगे। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। जब इन देशों की अलग अलग यात्रा करेंगे, कल मैं इसका हिंट दे चुका हूँ, जब इन देशों की अलग अलग यात्रा करेंगे तब हम उसको और अच्छे से कवर कर पाएंगे कि क्या क्या वहाँ पर बैठकें हुई हैं, क्यों हुई हैं। अगर हम लोग इसका मूल उद्देश्य देखें तो क्या है मूल उद्देश्य? इसका मूल उद्देश्य एक ही चीज़ है, क्या कि चीन के जो इन क्षेत्रों में बढ़ती हुई राजनीतिक रूप से प्रभुत्व है उसको कमज़ोर करने की कोशिश किया जाएगा। कल मैंने मैप में आपको पापुआ न्यू गिनी और आइलैंड को कैसे घेरने की कोशिश की जा रही है, आइलैंड को जोड़ कर चीन को, उसको भी समझाया था डिटेल में। तो कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में ये सब कुछ समझाया हुआ है। और क्या है कि प्रधानमंत्री जी 19 मई से 24 मई तक 3 देशों की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले 19 से 21 मई तक जापान के PM फुमिदा किशिदा के आमंत्रण पर हिरोशिमा जाएंगे और वहां G7 देशों की प्रमुख बैठक में भाग में हिस्सा लेंगे। G7 देश पहले G8 कहलाता था, लेकिन रूस ने जब 2013 में क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था तो रूस को इससे बाहर कर दिया गया था और ये किस चीज़ में आ गया? G7 इसका नाम हो गया। इसमें डेवलप्ड 7 कंट्रीज़ हैं, जिसमें एशिया का एक देश है जापान शामिल है, बाकी सारे यूरोप हैं, यूरोप और कनाडा के हैं। इसमें इटली शामिल है, ब्रिटेन शामिल है, फ्रांस शामिल है, जर्मनी शामिल है, उसके बाद अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया और कुछ कंट्रीज़ शामिल हैं इन 7 देशों में। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। भारत इसमें जब भाग लेने जाएगा तो भारत जो रूस के करीबी है और रूस को G7 से निकाल दिया गया है, तो ये भारत के लिए बैलेंस करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है रूस और G7 के बीच में। G7 के देश बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि इसमें भारत को भी शामिल किया जाए और G7 को एक चीन और रूस के विरोध में एक संगठन के तौर पर खड़ा किया जाए। लेकिन भारत कभी भी किसी देश के विरोध में किसी संगठन में शामिल नहीं होता है, बल्कि अपने हित के लिए शामिल होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। G7 की बैठक कहाँ पर हो रही है? तो जापान में। वहाँ पर प्रधानमंत्री जी उस बैठक में भी भाग लेंगे जापान के आमंत्रण पर। हम G7 का क्या सदस्य हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम G7 के सदस्य नहीं हैं। G20 की बैठक कहाँ पर हो रही है इस बार? तो भारत में हो रही है।
और G7 में कौन कौन सी चीज़ों पर चर्चा होगा, यहाँ पर देखिए क्या सब लिखा हुआ है कि इस बैठक में मुख्य तौर पर यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वैश्विक स्तर पर ऊर्जा, खाद्यान्न और उर्वरक संकट की मौजूदा स्थिति, वैश्विक आर्थिक हालात को लेकर चर्चा होगी। पीएम मोदी के हिरोशिमा में कुछ देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक होने की भी संभावना है। फिर प्रधानमंत्री जी कहाँ पर चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे पापुआ न्यू गिनी। वहाँ फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन की तीसरी बैठक होगी। कहाँ पर होगा, इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन की तीसरी बैठक कहाँ पर होगा, इंडिया और पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन। प्रशांत महासागर में जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, हमने उनके साथ क्या कर रखा, एक कॉरपोरेशन बना रखा, इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन। इसकी तीसरी बैठक कहाँ पर हो रही है, तो पापुआ न्यू गिनी में इसकी तीसरी बैठक होगी। इसमें प्रशांत क्षेत्र के 14 द्वीपीय देश हिस्सा लेंगे। इस फोरम की बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की हो रही है। वहाँ प्रधानमंत्री मोदी की पापुआ न्यू गिनी के पीएम से द्विपक्षीय मुलाकात होगी। भारत इन देशों को कई तरह की आर्थिक मदद देने की घोषणा करने वाला है। हम उनको आर्थिक मदद देंगे और प्रशांत क्षेत्र में इन द्वीपों के साथ साथ भारत ही नहीं, अमेरिका और चीन भी काफ़ी आकर्षित करने में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। और क्या है अगला, वहाँ से रवाना हो कुछ ही घंटों बाद वहाँ पर जो राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति भी पहुँच जाएंगे। ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज़ के आमंत्रण पर सिडनी जाएंगे और सिडनी में क्या होगा वो मैं बता चुका हूँ, आज तो मैं नहीं बताऊँगा, कल मैंने बता दिया था। संचार साथी पोर्टल, ये भी कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या है कि ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ पर अपने फ़ोन को आप रजिस्टर कर लीजिए और देख लीजिए कि आपका फ़ोन कभी भी चोरी होगा तो वहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, आप उस फ़ोन को अनब्लॉक कर सकते हैं। उस फ़ोन फिर किसी काम का नहीं रहेगा अगर चोरी हो गया तो। रजिस्ट्रेशन करना चाहिए लॉगिन करके और इस पर अपना अकाउंट बना लेना चाहिए संचार साथी पोर्टल पर। इसके अलावा क्या है कि आपके नाम पर कितने सिम वगैरह यूज हो रहे, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा डेटा है, इन सब चीज़ों का इस पर एक जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा। AI की मदद से बनाया गया है ये पोर्टल, संचार साथी पोर्टल। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसको आप कहाँ पर यूज करेंगे, GS2 के आंसर राइटिंग में, जहाँ पर साइंस एंड टेक का सवाल पूछा जाएगा, इंटरनेट से जुड़ा हुआ निबंध पूछा जाएगा, उन सब जगहों पर इसका उपयोग आप कर सकते हैं। नया संसद भवन का उद्घाटन अगले महीने हो सकता है, तो उस समय हम लोग उस पर डिटेल में बात कर लेंगे जब उद्घाटन हो जाएगा। तो अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा इसमें कॉलम में दिया हुआ है कि क्षेत्रीय दलों की आय का 76% स्रोत अज्ञात। जो रीजनल पार्टीज होते हैं उनके आय का जो 76% स्रोत क्या है ये किसी को नहीं पता है। ओके, अब इस चीज़ में हमारे काम की क्या चीज़ है, एक इलेक्टोरल बॉन्ड होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको अरुण जेटली जी ने शुरू किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है ये, राजनीतिक पार्टियों, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं बीजेपी को चंदा देने के लिए 2000 रुपये, तो 2000 रुपये का आप बॉन्ड कहाँ से खरीदेंगे, SBI के कुछ चिन्हित ब्रांच से ही आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। कुछ सीमित ब्रांच हैं SBI के, वहाँ से आप इलेक्टोरल बॉन्ड 2000 रुपये खरीद लेंगे और उस पार्टी को जाकर आप दे देंगे। बीजेपी का मान लीजिए पटना में मुख्यालय है, पटना में उसका ऑफिस है, वहाँ पर जाकर आपने बीजेपी को दे दिया 2000 रुपये। अब बीजेपी वाले क्या करेंगे, उसको लेकर जाएंगे बैंक में, तो बैंक उनको 2000 रुपये दे देगा, वो अपने खाते में जमा कर लेंगे उसको। यही इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रोसेस है। अब इन्होंने क्या बोला, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जब किसी को चंदा मिलेगा वो तो ज्ञात चंदा होगा। ये एक सिस्टम बनाया गया है। कौन सा बैंक जारी करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है इलेक्टोरल बॉन्ड, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन अज्ञात स्रोत का मतलब क्या होता है, कहाँ से उनको चंदा मिला है ये पता ही नहीं होता है। ओके, और क्या इसको आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, राजनीतिक सुधार से जुड़े हुए अगर आपका सवाल पूछा जाता है तो वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बता सकते हैं कि बहुत सारा चंदा का स्रोत जो होता है वो पता ही नहीं होता है। क्या राजनीतिक पार्टियाँ विदेश से चंदा ले सकती हैं, बिल्कुल हाँ ले सकती हैं। मोदी सरकार ने ही 2018 या 19 में, आई थिंक 2020 में इस चीज़ को अलाउ किया है कि राजनीतिक पार्टियाँ विदेश से भी चंदा ले सकती हैं। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। इसके जो आंकड़े हैं उसको आप कहाँ पर यूज़ करेंगे, अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करेंगे कि अज्ञात सोर्स से इनको 887.55 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। बहुत सारा पैसा भाई, जो उनकी कुल आय का 76% है। चुनाव सुधार की दिशा में काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये ADR है। ये क्या है, ये NGO है, राजनीतिक पार्टियों को बिल्कुल परेशान करके रखा है।
ऐसे ऐसे रिपोर्ट देता है, जैसे देश का सबसे अमीर सीएम कौन है, तो आंध्र प्रदेश के सीएम जिनके 500 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है, पता नहीं कहाँ से आई है ना। तो ये ADR नामक संस्था है जो ये रिपोर्ट जारी करती है। इस पर जाएंगे आप तो आपके क्षेत्र के सांसद, विधायक, कौन सी पार्टी के विधायक कितने क्रिमिनल हैं, कौन से विधायक के पार्टी कितने अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, इन सब का डेटा ADR नामक वेबसाइट पर आपको उपलब्ध मिल जाएगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये एक NGO है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये अपने तरफ से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। एग्ज़ाम में जब आप जाते हैं देने के लिए, निबंध वगैरह की तैयारी करते हैं, उससे पहले इन वेबसाइट से कुछ कुछ आंकड़े ले लिया कीजिए कि कितने, जैसे बिहार में है तो बिहार विधानसभा में कितने लोग ऐसे हैं जिन पर मतलब संगीन अपराध के केस दर्ज हैं, रेप के केस दर्ज हैं या मर्डर के केस दर्ज हैं। ये सब आपको इस वेबसाइट पर मिल जाता है, हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिल जाता है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। ADR ने ये रिपोर्ट दिया है। बाकी इलेक्टोरल बॉन्ड था मुख्य रूप से जो मुझे आपको समझाना था। अगले न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ क्या है कि मानसून में देरी, 4 जून को केरल में दे सकता है दस्तक। मानसून क्या होता है मुख्य रूप से, अगर सामान्य भाषा में समझें, वैसे तो मानसून पर आज भी रिसर्च चल ही रहा है, संपूर्ण रूप से कोई भी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन क्या होता है मुख्य रूप से मानसून क्या होती है, ऐसे जगह जहाँ पर मौसम के हिसाब से हवा की दिशा बदल जाती है। जैसे ठंड में धरती से पानी की तरफ चलता है और गर्मी में पानी से अपने स्थल की तरफ चलती हैं हवाएं। मुख्य रूप से मानसून इसी को बोलते हैं सामान्य भाषा में, वरना बहुत डिटेल होता है मानसून। अगर मैं आपको किसी दिन समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है मानसून। सबसे पहले देश में मानसून कहाँ पर आता है, उसके लिए भारत का ये मैप बना लिया। मानसून कहाँ से आता है, मेडागास्कर के पास एक द्वीप है, वहाँ से हवाएं चलनी शुरू होती हैं। भारत की तरफ आ जाती हैं, पूरा समुद्र पार करके आती हैं। इसलिए जब हवाएं पानी के ऊपर चलेंगी तो उनके ह्यूमिडिटी, जो आर्द्रता है, वो क्या हो जाएगा, पानी में, हवा में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। ये भारत से पहले 2 शाखाओं में कट जाती हैं। एक शाखा चली जाती है कहाँ, जिसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। क्या कहते हैं उसको, बंगाल की खाड़ी की शाखा। और एक शाखा रहती है अरब सागर की शाखा, जो कहाँ पर टकराती है, जो पश्चिमी घाट में टकराती है। सबसे पहले कहाँ पर, तो केरल राज्य में टकराती है। टकराती मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पश्चिमी घाट एक ऊंचा पहाड़ सा है। यहाँ पर जब हवाएं टकराती हैं तो हवाएं ऊपर उठने की कोशिश करेंगी पहाड़ के, और जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो उनमें जो आर्द्रता है, पानी है, वो बरसकर वहाँ पर बारिश हो जाता है संघनन के कारण। इस क्या शब्द यूज करते हैं, संघनन। सामान्य अर्थों में समझा रहा हूँ, वरना बहुत डिटेल होता है मानसून का। दूसरी शाखा कहाँ पर चली जाती है, ये अपने नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, बांग्लादेश पूरा पार करके नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में पहुँच जाती है, वहाँ पर वर्षा करती है। तो आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर 2 शाखाओं में पहली बात तो मानसून बट जाती है। सबसे पहली बारिश कौन सी शाखा करवाती है, तो अरब सागर की शाखा करवाती है। कहाँ पर, केरल राज्य में सबसे पहले वर्षा होती है मानसून से। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है हवाओं की, वो हवा तो और भी ज़्यादा पानी पर चल रहा है, मतलब अरब सागर तो यहीं पर रुक गया, लेकिन ये हवाएं तो और भी ज़्यादा पानी के ऊपर चल के कहाँ पर पहुँच रही है, नॉर्थ ईस्ट के भागों में। और हमारे यहाँ बिहार में किस शाखा से बारिश होती है, तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा ही बिहार में घूम घूम के वर्षा करवाती है, बिहार यूपी में इन सब जगहों पर। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो इसमें और भी ज़्यादा आर्द्रता होती है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के जो भाग हैं वहाँ पर अधिक वर्षा प्राप्त होती है, अगर पूरे भारत का हम कंपेयर करें तो। और भारत के पश्चिमी तट का जो हिस्सा है, केरल, कर्नाटक, मुंबई का कुछ भाग, इनमें भी खूब भारी वर्षा होती है, इनको भी खूब भारी मात्रा में जल प्राप्त होती है। ये पूरा क्लियर हो गया होगा। बस इसमें यही था और कुछ भी नहीं था ये। ओके, अगले न्यूज़ पर हम लोग आ गए हैं। आज का आर्टिकल है, आर्टिकल क्या है, आर्टिकल है कि दुविधा बढ़ाने वाला निर्णय। इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है बंगाल के जो गवर्नर हैं उनको लेकर, उस पर चर्चा की गई है। तो इसमें अपने काम की कौन सी चीज़ है, इस आर्टिकल में अगर हम लोग बात करें तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा। कौन सा चीज़, राज्यपाल जो होता है इनके पास कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी शक्ति, जब सरकार, मान लीजिए किसी भी पार्टी को चुनाव में बहुमत नहीं मिला, तो अपने विवेक से किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं। पहली ये विवेकाधीन शक्तियाँ होती। विवेकाधीन शक्ति जो होती है वो राज्यपाल की होती है। वो सरकार को समय दे सकता है कि आप 21 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन में अपना बहुमत साबित कीजिए। ओके, दूसरी विवेकाधीन शक्तियाँ क्या होती हैं राज्यपाल के पास, कि कोई एक्ट बनाया गया है विधानसभा के द्वारा, तो उस एक्ट को क्या कर सकते हैं राज्यपाल, उसको राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेज सकते हैं। ये भी उनकी अपनी विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं।
लेकिन राष्ट्रपति की जो पहली विवेकाधीन शक्तियां मैंने आपको बताई है कौन सी, कि सरकार जो किसी को बहुमत नहीं मिला है तो किसकी सरकार बनेगी, और सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कितने दिन दिए जाएंगे। जब उपराज्यपाल जी इस चीज़ का फैसला करते हैं, राज्यपाल जी, तो इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है। मान लीजिए जैसे कर्नाटक विधानसभा में क्या हुआ था पिछले साल, जब इससे पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहाँ के राज्यपाल के द्वारा बीजेपी को 20 दिन का समय दिया गया था कि आप 20 दिन में अपना बहुमत साबित कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसका न्यायिक समीक्षा किया, बोला कि जब आपके पास बहुमत है तो साबित करने के लिए 20 दिन क्यों, हम आपको 3 दिन देते हैं, 3 दिन में अपना बहुमत साबित कीजिए। तो बीजेपी की गवर्नमेंट गिर गई थी उस समय। फिर बाद में उन्होंने तोड़ मोड़ के बनाई थी, वो अलग चीज़ है, लेकिन उस समय यही हुआ था। अगर आपको ध्यान में होगा यही चीज़ हुआ था। यानी राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं ये न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, इसका न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है, हाई कोर्ट के द्वारा भी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी किया जा सकता है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। यही था इस न्यूज़ में, और इस न्यूज़ में कुछ खास है नहीं। विभाजन बढ़ाती पहचान की राजनीति, ये आपका काम का नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें पढ़ना चाहिए। ये एक नेपाल में संकट खड़ा हो गया, भूटानी शरणार्थी के नाम पर घोटाला, ये नेपाल का एक संकट है राजनीतिक रूप से, वो हमारे काम का नहीं है। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है अपने लिए वो क्या है कि जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक हम आयोजित कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है अपने लिए। क्यों? क्योंकि G20 की जो बैठक है जम्मू कश्मीर में आयोजित करना इतना आसान नहीं था। पहली बात तो वहाँ पर सुरक्षा को लेकर कंसर्न था, और दूसरा जैसे तुर्की जैसे जो देश हैं G20 के सदस्य, वो पाकिस्तान को इस मुद्दे पर सपोर्ट करते थे, और कश्मीर को वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी का दर्जा देते थे। डिस्प्यूटेड टेरिटरी क्या होता है? विवादित क्षेत्र। तो जब G20 की बैठक वो यहाँ पर भाग लेने आएंगे भारत के आमंत्रण पर, तो इस चीज़ पर तो मुहर समाप्त हो जाएगा कि हाँ भाई ये विवादित क्षेत्र था। तो यही चीज़ को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है कि G20 की बैठक कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। एक बैठक, G20 के बहुत सारे बैठक, उसमें से एक बैठक कहाँ पर होगा, तो जम्मू कश्मीर में होगा। यह वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव, कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तानी एजेंडे की विफलता के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। उसके बाद से क्या लिखा है इन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान समर्थक तुर्की भी इसमें शामिल होने की पुष्टि कर चुका है। कोई विदेशी मेहमान आतिथ्य के मर्यादा का उल्लंघन कर अलगाववादियों या आतंकी कमांडर के घर दावत पर नहीं जाएगा और न ही उसके एजेंडे की वकालत करेगा। वे भारत के अविभाज्य अंग जम्मू कश्मीर में पर्यटन विकास और संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए भारत को अपना सहयोग देने की संकल्पना को दोहराएंगे। कश्मीर में बीते 37 वर्षों के बाद यह अपनी तरह का पहला और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। G20 सदस्य राष्ट्रों के पर्यटन के कार्य समूह का 3 दिन का सम्मेलन सोमवार को 22 से 24 मई तक श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। किसका हो रहा है G20 में भी? किसका? पर्यटन कार्य समूह। G20 के तहत बहुत सारे कार्य समूह हैं, जिसमें कौन सा? पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हो रही है? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जा रहा है, श्रीनगर में होगा। श्रीनगर में होगा इस चीज़ का आयोजन, ध्यान में रखिएगा इसको, यही आपसे पूछा जाएगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये इसको आप IR में जोड़ सकते हैं कि हमारी ये सफलता होगी कि G20 हम विदेशी लोगों को लेकर आए और विदेशी संस्था के एक सफल रूप से हमने आयोजित किया यहाँ पर एक अच्छा सा, और इससे एक मैसेज भी गया कि पाकिस्तान के जो समर्थक देश हैं वो भी इस चीज़ पर राज़ी हैं कि हाँ श्रीनगर जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। ओके, अगला न्यूज़ जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड अपने पास एक है कि जो स्टार्टअप हैं उनमें बहुत सारे नौकरी करने से कतरा रहे हैं। तो इसको आप समस्या के तौर पर लिख सकते हैं। स्टार्टअप, अगर आपसे समस्या पूछा जाए तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे कि स्टार्टअप को बढ़ाने में एक समस्या ये भी आ रही कि जो प्रोफेशनल होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो इसमें नौकरी करने के इच्छुक कम दिख रहे हैं भारत में। बस इसमें यही काम का था। बाकी अपने लिए क्या काम का है और अलग वेबसाइट पर मैं आपको ले जाऊँगा। PLI स्कीम, भारत सरकार का जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है, वो 20% से ज़्यादा से बढ़ गया है। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का उत्पादन खूब अच्छे से करने लग जाएंगे तो उससे और क्या बेनिफिट मिलेगा हमें? उससे ये भी बेनिफिट मिलेगा कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अगर सामान्य भाषा में समझाऊं तो जितना हम आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, इसमें जो हमारा घाटा हो जाता है, क्योंकि हम निर्यात कम करते हैं, आयात अधिक करते हैं, बाहर से ख़रीदते ज़्यादा हैं, बाहर को बेचते कम हैं, उसमें भी हमें थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी, सुविधा मिलेगी कि हाँ भाई जब हम भी ज़्यादा बेचने लग जाएंगे तो क्या होगा, हमारा व्यापार घाटा कम हो जाएगा। चीन के साथ जो हमारा सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आयात निर्यात होता है, मुख्य रूप से आयात करते हैं हम, उसमें भी हमें थोड़ी सी बेनिफिट मिलेगी। और वो एक योजना है
जिसका नाम क्या है, PLI योजना। अब इस योजना को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है PLI योजना से। ओके, पढ़ते हैं इसको। उससे पहले एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड के बाद चीन चौथा देश है जिसे भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। सबसे ज़्यादा निर्यात हम अमेरिका को करते हैं, उसके बाद हम UAE को करते हैं। निर्यात मतलब हम उसको सामान भेजते हैं। तीसरा है इसमें नीदरलैंड निर्यात के मामले में। चौथा चीन है जिसको हम सबसे अधिक सामान भेजते हैं, लेकिन चीन को हम जितना भेजते हैं उसके कम से कम 3 गुना से ज़्यादा सामान हम खरीद के वहाँ से लाते हैं, तो इसलिए हमारा व्यापार घाटा हमेशा चीन के साथ ज़्यादा रहता है। अब PLI स्कीम को समझ लेते हैं, जिससे हमारा एग्ज़ाम में अगर PLI स्कीम पूछा जाएगा या उसका उदाहरण देंगे तो अपने लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। PLI स्कीम पहले पता तो होना चाहिए ना। PLI योजना क्या होता है, यहाँ से देखते चलिएगा। भारत सरकार के द्वारा 14 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्र में, जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र होते हैं, में PLI योजना की शुरुआत विनिर्माण उद्योग के लिए अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी PLI योजना के कारण हमारा चीन से हम जो सामान आयात करते थे उसमें थोड़ी सी कमी आई है। 1.97 लाख करोड़ रुपए के बजट के साथ यह योजना विभिन्न प्रोत्साहन और सहयोग उपायों के माध्यम से लक्षित उद्योग के विकास और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए अच्छी तरह से डिजाइन की गई है। मार्च 2020 में शुरू की गई इस योजना को प्रारंभ में 3 उद्योगों को लक्षित किया गया था। कौन कौन से उद्योग थे? मोबाइल व संबद्ध घटक विनिर्माण उद्योग, विद्युत घटक विनिर्माण उद्योग और चिकित्सा उपकरण विनिर्माण उद्योग। इन तीनों को हमने बोला था कि अब इन तीनों से जुड़े हुए चीज़ों, मैन्युफैक्चरिंग से जो चीज़ें होंगी, इन तीनों सेक्टर जुड़े हुए, उसका हम भारत में प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, भारत में उत्पादन बढ़ा के हम बेचेंगे बाहर, हम खरीदेंगे नहीं, हम बेचेंगे। ओके, लक्षित क्षेत्र क्या था? इस तरह लक्षित 14 क्षेत्र इस प्रकार हैं: मोबाइल विनिर्माण, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल, ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल्स दवाएं, विशेष इस्पात, दूर संचार, नेटवर्किंग संजाल उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, AC, LED, खाद्य उत्पाद, वस्त्र उत्पाद, सौर PV मॉड्यूल, इसका भी ध्यान रखिएगा, उन्नत रसायन विज्ञान सेल, बैटरी और ड्रोन एवं ड्रोन से संबंधित घटक। ये वो क्षेत्र थे जो हम चीन से बड़ी मात्रा में आयात करते थे। इसको हमने बोला कि हम इसको भारत देश में बनाने की कोशिश करेंगे। योजना के तहत प्रोत्साहन दिए जाने वाले प्रोत्साहन की गणना बढ़ी हुई बिक्री के आधार पर की जाती है। उन्नत रासायनिक सेल, बैटरी, वस्त्र उत्पादन, ड्रोन उद्योग जैसे कुछ क्षेत्रों में किए जाने वाले प्रोत्साहन की गणना 5 वर्ष की अवधि में की गई बिक्री, प्रदर्शन तथा स्थानीय मूल्यवर्धन के आधार पर की जाएगी। अनुसंधान विकास के हेतु निवेश पर जोर देना, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना था। किसी भी उद्योग को वैश्विक रुझानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिलती है। ओके, अब इसका क्या योगदान हो सकता है? आयात कम हो जाएगा, मांग की पूर्ति, 4G 5G उत्पादों की तेजी से अपनाने के लिए खासकर दूर संचार नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रहा है, तो हम अपना ही उत्पादन क्यों न कर लें। कार्बन फुटप्रिंट में कमी होगी, मुक्त व्यापार समझौते को बढ़ावा देना, ग्रामीण भारत के विकास को आगे बढ़ाना, ये सब कुछ चीज़ें हो सकती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हैं और इसका आप उपयोग कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। PLI योजना मुख्य रूप से मुझे बताना था कि PLI योजना क्या है। प्रोडक्शन लिंक्ड योजना बोलते हैं इसको, उत्पादन लिंक्ड योजना। उत्पादन बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना अपने देश में, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में और भी जो मैंने उद्योग बताए उन चीज़ों में। ओके, चलते हैं अपने मुख्य पेपर। और क्या दिया हुआ इस न्यूज़ में? इस न्यूज़ में बस यही था। उसके बाद से क्या है, EV की बिक्री में तेजी से लिथियम आयन बैटरी का आयात लगभग 96% बढ़ गया अपने देश में, लेकिन हमें लिथियम का भंडार मिला है। एक जम्मू कश्मीर में और एक राजस्थान में लिथियम का भंडार मिला है। बहुत जल्द हम वहाँ से लिथियम निकालना शुरू कर देंगे। 91 अरब डॉलर रहा चीन से वस्तुओं का आयात वित्त वर्ष 2022-23 में। 94.6 अरब डॉलर था चीन के वस्तुओं का आयात वित्त वर्ष 2021-22 में। तो 94 से 91 पर आया है, कम हुआ है हमारा आयात वहाँ से। तो व्यापार घाटा को कम करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगा। ओके, बाकी अपने लिए एक सेमीकंडक्टर्स निर्माण के वर्कफोर्स का हब बनेगा भारत। इस पर डिटेल में बात करेंगे, इस पर डिटेल में ही बात करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अलग से लेक्चर लेकर मैं इसको समझाऊंगा आपको। हिंद प्रशांत क्षेत्र जुड़े मुद्दों पर ये बहुत बार चर्चा कर चुके हैं हम लोग। हिंद प्रशांत क्या होता है मुख्य रूप से उस पर ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आज अपने पेपर में ऐसा कुछ खास न्यूज़ नहीं था। ओके, अगला वीडियो जल्द ही GS2 के जो पेपर आएगा, पेपर जैसे ही आता है उसके बाद उसको अच्छे से अध्ययन करके डिस्कशन पर होगा। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।